हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के पार्ट 2 में बल से हम चर्चा करेंगे। अपने इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। फोर्स यानी बल से कंटिन्यू। चलिए हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट पहला, बल वह कारक होता है जो किसी पिंड पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कोई स्टोन या पत्थर हो गया, उस पे जब आप पुश करते हैं या धक्का देते हैं किसी एक छोर से, तो उसमें जो क्रिया होती है उसे हम बल से प्रदर्शित करते हैं, उसे हम बल कहते हैं। और अगला पॉइंट होगा, बल एक सदिश राशि है तथा SI में इसका मात्रक न्यूटन होता है और CGS पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन का मान 10 यानी 10⁵ डाइन के बराबर होता है बल का। और बल 1 न्यूटन में 1 न्यूटन बराबर 1 kgm यानी किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। अगले हम लोग पॉइंट पे देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है, किसी पिंड पर कार्यशील बल का मान पिंड के द्रव्यमान m से प्रदर्शित करते हैं द्रव्यमान को दोस्तों, एवं उस पर उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बल फोर्स को बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। यह इसका फार्मूला हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट है, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड में 1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट, प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, इन बलों को गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल वीक न्यूक्लियर फोर्स तथा प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जाना जाता है। यह 4 प्रकार के गुरुत्वाकर्षण बल हैं। फिर से देख लेते हैं हम लोग। पहला है विद्युत चुंबकीय बल, दूसरा क्षीण नाभिकीय बल तथा तीसरा प्रबल नाभिकीय बल। सॉरी, 4 हो गया। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा क्षीण नाभिकीय बल और चौथा प्रबल नाभिकीय बल। 4 प्रकार के बलों में, अगला पॉइंट, 4 प्रकार के बलों में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर तथा प्रबल नाभिकीय बल सबसे मजबूत होता है। अगला पॉइंट, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के बल की परिभाषा प्राप्त होती है, जबकि दूसरे नियम के द्वारा बल के लिए व्यंजक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो दोस्तों? व्यंजक, इक्वेशन। और फिर उसके बाद हम लोग बल के बाद वर्क को देखेंगे, कार्य। पहला पॉइंट है, किसी पिंड पर बल लगाने से यदि उस पर विस्थापन पैदा होता है तो कार्य किया हुआ समझा जाता है। यानी कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। कार्य क्या? फार्मूला, वर्क का फार्मूला हो गया। अगला पॉइंट, कार्य एक अदिश राशि है जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, SI में इसका मात्रक जूल होता है, जबकि CGS पद्धति में इसका मात्रक अग्र होता है। क्या होता दोस्तों? अग्र। 1 जूल का मान 10⁷ अग्र के बराबर होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, यदि किसी पिंड पर बल लगाने से उस पर विस्थापन बल की दिशा में पैदा होता है तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। यह फार्मूला आपका तैयार हो गया। अगला पॉइंट, यदि 1 न्यूटन बल किसी पिंड
को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन करता है तो 1 जूल कार्य होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसका फार्मूला हो गया 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगला पॉइंट, यदि किसी पिंड पर लगाए गए बल, फोर्स एवं विस्थापन के बीच का कोण थीटा हो तो कार्य वर्क बराबर फोर्स इंटू बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा होगा। अगला पॉइंट, इस स्थिति में कार्य का परिमाण थीटा पर निर्भर करेगा। यदि थीटा बराबर 0 हो तो कॉस 0 अंश का मान 1। इस स्थिति में कार्य का मान महत्तम होगा। दूसरा पॉइंट है आपका, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, अतः वर्क बराबर फोर्स इंटू विस्थापन इंटू 0 बराबर इसका मान 0 हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, यदि किसी कुली के बोझ को उठाकर खड़ा रहने, समतल में गति करने, ग्रहों एवं उपग्रहों के चक्कर लगाने इत्यादि में कार्य का मान 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्य का मान 0 हो जाता है, यानी उस बोझ उठाकर समतल गति पे चलने पर उसका जो कार्य होता है वह 0 रहता है। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों ऊर्जा यानी एनर्जी का पहला पॉइंट है, किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का हम लोग परिचय देखेंगे पहले पॉइंट में। किसी पिंड के कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य की तरह यह भी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक भी जूल होता है, इसका भी मात्रक जूल होता है और कार्य का भी मात्रक जूल होता है दोस्तों। अगला पॉइंट ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, गुरुत्व ऊर्जा, ग्रेविटेशनल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी आदि ऊर्जा के कई रूप हैं, यानी एनर्जी के यह रूप हैं। अगला पॉइंट, यांत्रिक ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा में विभाजित किया जाता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, किसी पिंड के स्थिति या आकार परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण तथा पिंड की सतह से ऊंचाई यानी हाइट हो तो स्थित ऊर्जा बराबर एम को हम द्रव्यमान से प्रदर्शित करते हैं, यानी मटेरियल mgh। m का मतलब द्रव्यमान हो गया, g का मतलब त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, h का मतलब हाइट यानी ऊंचाई हो गई। यह इसका फार्मूला तैयार हो गया, Pe यानी स्थिति ऊर्जा बराबर mgh। अगला पॉइंट, चाबी वाली घड़ियों की स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, तनी हुई धनुष की डोरी में निहित ऊर्जा, किसी दबे हुई गोंद में निहित ऊर्जा, किसी ऊंचाई पर अवस्थित पिंड में निहित ऊर्जा इत्यादि स्थितिज ऊर्जा होते हैं। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह उदाहरण है, उदाहरण के साथ ही आप साइंस का हर टॉपिक समझ सकते हैं आसानी से। तो हम लोग फिर से इस पे एक बार देखते हैं इस पॉइंट को। चाबी वाली घड़ियों की स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, तनी हुई धनुष की डोरी में निहित ऊर्जा, किसी दबे हुए गेंद में निहित ऊर्जा, किसी ऊंचाई पर अवस्थित पिंड में निहित ऊर्जा इत्यादि स्थितिज ऊर्जा होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, किसी पिंड में गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान, उसका वेग
हो तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv, m को हम द्रव्यमान और v को वेग कहेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे, गतिशील वाहन, फेंका गया भाला, तीर, चलाई गई गोली इत्यादि में गतिज ऊर्जा होता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, यदि कोई पिंड ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आधी ऊंचाई पर पहुंचने पर उसमें आधी स्थितिज एवं आधी गतिज ऊर्जा होती है। जबकि पिंड पृथ्वी को लगभग छूने की स्थिति में हो तो उसमें गतिज ऊर्जा महत्तम तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य होता है। फिर उसके बाद हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम देखेंगे, लॉ ऑफ कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। इसमें ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। दोस्तों, ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण, ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण हैं, इन पे हम लोग चर्चा करते हैं। उपकरण और रूपांतरण, विद्युत सेल का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा, और विद्युत मोटर का विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जनरेटर आप लोग देखे होंगे, उसको उसकी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, रूपांतरित कर देता है। बल्ब या हीटर विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। यह आप लोग न्यूमेरिकल तरीके से चेक भी कर सकते हैं। जैसे आपके घर में हीटर है तो आप हीटर में देखेंगे तो वो विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत लाइट लेता है, और लाइट लेने के बाद उसे प्रकाश में, बल्ब प्रकाश में, और जो हीटर है वो ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है, जिससे आप ठंड के महीने में, ठंडी के माह में हम उससे गर्माहट ले सकते हैं। फिर अगला है विद्युत घंटी, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा करता है विद्युत घंटी, या लाउड स्पीकर कहेंगे। लाउड स्पीकर जो आवाज़ वाला होता है, इसमें ऊर्जा मिलती है, यानी विद्युत ऊर्जा ली जाती है, एनर्जी लेकर उसे ध्वनि में हम कन्वर्ट कर देते हैं। माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ध्वनि ऊर्जा यानी माइक्रोफोन, जब अपने हेडफोन या माइक्रोफोन लगाते हैं अपने फ़ोन या लैपटॉप में, तो आप वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत ऊर्जा के द्वारा ही आप उस ध्वनि का एंजॉय कर सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे सौर्य सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ताप विद्युत घर परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों कंटिन्यू करते हैं शक्ति यानी पावर को। पहला पॉइंट, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति यानी पावर। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। यह इम्पोर्टेंट पड़ गया, कौन से वैज्ञानिक के नाम पे शक्ति को रखा गया है, यानी मात्रक जूल शक्ति का रखा गया है, मात्रक जूल, तो जेम्स वाट के नाम से। इसे अश्व शक्ति में भी मापा जाता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट, यदि किसी पिंड के द्वारा समय में कार्य का किया जाता है तो उसकी शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय के बराबर होता है, यानी P अपॉन W, P बराबर W अपॉन T, यह इसका
फार्मूला हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, एक कार्य 1 वाट सेकंड में 1 वाट इंटू 1 सेकंड बराबर 1 जूल होता है। और 1 वाट आवर में, यानी 1 वाट घंटे में 1 वाट इंटू 360 सेकेंड बराबर 360 जूल होते हैं। और 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। यह इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, दाब। दाब यानी प्रेशर। आप प्रेशर की हम लोग चर्चा करते हैं। इसका पहला पॉइंट है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। यह एक अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। अगला पॉइंट, यदि किसी पिंड के क्षेत्रफल पर बल आरोपित की जाए तो उस पर लगने वाले दाब बराबर फल अपॉन क्षेत्रफल होता है। अगला पॉइंट, क्षेत्रफल के कम होने से दाब का मान बढ़ जाता है। क्षेत्रफल जब कम होगा दोस्तों तो दाब उसका बढ़ जाएगा, दाब का मान बढ़ जाता है। अगला हम लोग देखेंगे पॉइंट, बैगों एवं सूटकेसों के हत्थों यानी हैंडल को बड़ा बनाया जाना, धान रोपने के समय ट्रैक्टरों के चक्कों में अतिरिक्त चक्कों का जोड़ा जाना, बांधों के आधारों पर चौड़ा बनाया जाना इत्यादि दाब को कम करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, पास्कल के अनुसार किसी द्रव्य के क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर सभी दिशाओं में बराबर दाब लगता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट एवं हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे, सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब है जो पारे के 76 सेमी यानी सेंटीमीटर वाले एक कॉलम पर 0 सेल्सियस पर 45 अंश के अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापते हैं। फिर अगला पॉइंट, बैरोमीटर मौसम के पूर्वानुमान में सहायक होता है। बैरोमीटर का पारा और मौसम पर प्रभाव, आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। एक एक गिरता है मौसम पर प्रभाव, आंधी का मतलब प्रभाव होगा। धीरे धीरे जब गिरता है तो वर्षा होती है, धीरे धीरे बढ़ता है तो साफ मौसम का इशारा किया जाता है। अगला पॉइंट, एक वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान समुद्र तल पर 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन m के पावर -2 होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए टॉर तथा बार नामक मात्रकों का प्रयोग भी किया जाता है। एक बार का मान 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, गलनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक पर दाब का प्रभाव, दाब बढ़ने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है उनका गलनांक दाब के साथ घटता है। जैसे मोम और घी, इनका गलनांक दाब के साथ घट जाता है। अगला पॉइंट, दाब बढ़ने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, ताप बढ़ने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है उनका गलनांक दाब बढ़ने पर कम हो जाता है, जैसे बर्फ और लोहा आदि। अगला पॉइंट, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। किस कारण? क्वथनांक के कारण। अगला हम लोग देखेंगे गति।
गति पे हम लोग चर्चा करेंगे मोशन से। पॉइंट पहला है, यदि कोई पिंड किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो पिंड गति की अवस्था में माना जाता है। अगला, किसी पिंड की गति को एक विमीय वन डिमेंशनल, द्विविमीय टू डिमेंशनल तथा त्रिविमीय थ्री डिमेंशनल से विभाजित किया जाता है। एक विमीय गति है दोस्तों। इस गति को सरल रेखीय गति, रेखीय गति इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस गति में पिंड का वेग और त्वरण एक ही दिशा में कार्य करता है दोस्तों। इस गति का प्रारंभिक वैज्ञानिक अध्ययन गैलीलियो ने किया था। इस गति के 3 समीकरण हैं जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ब्रैकेट में 8 टी स्क्वायर ब्रैकेट 1, और तीसरा है v स्क्वायर एंड u स्क्वायर प्लस 2as। यह 3 समीकरण हैं गति के, जहाँ पर दोस्तों v पिंड का प्रारंभिक वेग u और v अंतिम वेग a त्वरण से प्रदर्शित किया जा रहा है, s चली गई दूरी तथा t कुल समय है। अब अगला पॉइंट है, न्यूटन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया के एक भाग में गति के 3 नियम प्रस्तुत किए, जिसमें प्रथम नियम जड़त्व का नियम, इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगर वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगे तो वह विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। गैलीलियो ने इस गुण का जड़त्व कहा। अगला, इस नियम के अनुसार कोई भी पिंड अपनी आरंभिक स्थिर अवस्था या गति की अवस्था में बाह्य बल के बिना परिवर्तन नहीं कर सकता। इस नियम से बल के लिए परिभाषा भी प्राप्त होती है। बल वह कारक है जो किसी पिंड की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है। किसी पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। गतिशील बस के अकस्मात ब्रेक लगने पर यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना, स्थिर बस के एकाएक आगे बढ़ने पर यात्रियों का पीछे की ओर झटका लगना, डंडे के पीटने पर धूल लगी चटाई से धूल का बाहर निकलना, निर्वात तथा गुरुत्व शून्य क्षेत्र में पिंड की गति देखकर छोड़ने पर उसका अनवरत गतिशील रहना, खिड़की के शीशे से बिंदु की गोली मारने पर उसमें एक गोल छिद्र हो जाना जबकि पत्थर मारने पर शीशे का चटक जाना, हथौड़े के हत्थे को मजबूती से फंसाने के लिए हत्थे को भूमि पर ठोंकना, यह जड़त्व का नियम का उदाहरण है दोस्तों। न्यूटन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में इसकी चर्चा की थी। फिर उसके बाद हम लोग इस घटना का इसी में आगे चर्चा की गई है कि इत्यादि घटनाएं जड़त्व के कारण ही होती हैं। अब न्यूटन का द्वितीय नियम जो है संवेग परिवर्तन का नियम है। इस नियम के द्वारा बल का समीकरण तथा बल का मात्रक प्राप्त होता है। इस नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसी दिशा में होता है जिसमें बल आरोपित किया गया हो। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान हो
तथा उसका आरंभिक वेग हो और समय में उसका वेग हो जाता है तो पिंड के द्वारा आरोपित बल संयोग परिवर्तन अपॉन समय हो जाता है, यानी mv माइनस mu अपॉन टी हो जाएगा। या इसी को हम m कॉमन ले लें तो v माइनस यू हो जाएगा अपॉन टी। और फिर उसके बाद यह पहला समीकरण बना के दूसरा f बराबर m इंटू टू करके, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है समीकरण 1 के अनुसार संवेग परिवर्तन का मान बढ़ने पर बल का मान बढ़ेगा और समय का मान बढ़ने पर बल का मान घटेगा, उस समीकरण में बताया गया है। जूडो के खिलाड़ी के द्वारा संवेग परिवर्तन में कम समय लेकर बर्फ की सिल्ली को आसानी से तोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार क्रिकेट का फील्डर गेंद को रोकने के लिए गेंद से स्पर्श होने पर अपने हाथ को पीछे खींचकर संवेग परिवर्तन की दर के समय को बढ़ाता है। फिर उसके बाद न्यूटन के तृतीय नियम की हम लोग चर्चा करेंगे, तीसरे नियम का, थर्ड रूल। पहला पॉइंट क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। गोली, उदाहरण में देखिए, गोली के छूटने पर बंदूक के द्वारा पीछे की ओर धक्का लगना, तैराक के द्वारा जल को पीछे धकेलने पर उसका आगे की ओर बढ़ना, रॉकेट में ईंधन के जलने पर धुएं के नीचे की ओर निकलने पर रॉकेट का ऊपर की ओर जाना इत्यादि क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण ही होता है। द्विमीय गति, द्विमीय गति की अगर हम लोग चर्चा करें तो इस गति को वक्र रेखीय तथा समतल गति के नाम से भी जाना जाता है। इस गति में पिंड का वेग एवं त्वरण भिन्न भिन्न दिशाओं में कार्य करता है। प्रक्षेप गति एवं एक समान वृत्तीय गति द्विविमीय गति के उदाहरण हैं। प्रक्षेप गति, इस गति में प्रक्षेप गति की हम लोग चर्चा करते हैं। इस गति में पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी अन्य दिशा में पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाता है। फेंके गए पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। इस गति में पिंड का पथ परवलयाकार होता है। पिंड के पथ के पूर्व परवलयाकार होने के लिए वायु का प्रतिरोध शून्य एवं गुरुत्वीय त्वरण का मान अचर रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। यह फिजिक्स का पार्ट है दोस्तों, बहुत ही टफ तरीके से होता है, लेकिन हम इसको आसान तरीकों में सीखने की कोशिश करेंगे। कोई प्रक्षेप जितने समय तक वायु में रहता है उसे उसका उड़यन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। किसी प्रक्षेप का उड़यन काल टी, यानी टी मतलब टाइम, बराबर 2v साइन थीटा अपॉन जी से ग्राम को प्रदर्शित करेंगे हम लोग। फिर हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ v प्रक्षेप गति है। इसमें बताया गया है कि v प्रक्षेप गति है, थीटा प्रक्षेप के द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण तथा जी गुरुत्वीय त्वरण है। अगला पॉइंट 2, आसान असमान द्रव्यमान की पिंडों को समान वेग तथा समान कोण से प्रक्षेपित करने पर दोनों एक ही साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी, क्योंकि उड़यन काल का मान द्रव्यमान के निरपेक्ष होता है। यदि h प्रक्षेप के द्वारा यानी हाइट प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त ऊंचाई हो तो h बराबर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2gh है। के महत्तम मान के लिए साइन थीटा का मान महत्तम होना चाहिए तथा साइन थीटा का मान थीटा के 90 अंश होने पर महत्तम होता है। ऊंची कूद
के खिलाड़ी इसी कारण अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अपने को ऊर्ध्वाधर दिशा में उछालते हैं। यह इसका उदाहरण हो गया। किसी प्रक्षेप के द्वारा कुल तय 36 दूरी का प्रक्षेप का परास रेंज कहा जाता है। परास यानी रेंज कहा जाता है। प्रक्षेप का परास यानी रेंज v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g कहते हैं। फिर हम लोग r के समान मान के लिए 2 थीटा का मान 90 अंश या थीटा का मान 45 अंश होना चाहिए। यही कारण है कि अधिकतम लंबी कूद करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी अपने आप को 45 अंश कोण पर उछालते हैं। तोप से छोड़े गए गोले को भी अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए 45 अंश के कोण पर प्रक्षेप किया जाता है। 45 अंश कोण यानी 90 इतना हो गया, और इसका आधा 45 इस कोण से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित मतलब फेंका जाता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग, यदि दो प्रक्षेपों को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो उनके प्रक्षेपण का कोण θ1 तथा θ2 का योग 90 अंश हो तो उनके द्वारा प्राप्त परास रेंज का मान बराबर होगा। आगे देखेंगे एक समान वृत्तीय गति। किसी वृत्तीय पथ पर एक समान गति करते हुए पिंड की चाल नियत रहती है, जबकि उसका वेग प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होता है। वृत्तीय पथ पर गति करने हेतु पिंड के वेग की दिशा की किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन की दिशा में होता है। वृत्त पर गति करते हुए पिंड पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है जिसे अभिकेंद्र बल सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं, जबकि दूसरा बल वृत्त के केंद्र के बाहर लगता है जिसे हम अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अपकेंद्री बल की चर्चा करते हैं हम लोग। पिंड की वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यदि पिंड संतुलन की स्थिति में होता है तो अभिकेंद्र बल का मान अपकेंद्र बल के मान के बराबर होता है। जैसे बल बराबर mv²/r, जहां m का पिंड का द्रव्यमान है और v पिंड का वेग, r पथ की त्रिज्या यानी कितनी चलना है उसकी त्रिज्या, इसे त्रिज्या कहेंगे हम लोग। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रहों का तारों के ओर चक्कर लगाना, उपग्रहों का ग्रहों की ओर परिक्रमा करना, इलेक्ट्रॉनों का नाभिकी की ओर चारों ओर घूमना, किसी साइकिल या वाहन का मुड़ना, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का सवार चलना, सभी अभिकेंद्र बल के कारण ही संभव होता है। ग्रहों और उपग्रहों में अभिकेंद्रीय बल व गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्राप्त होता है। जबकि कोई साइकिल सवार मोड़ पर मुड़ता है तो उसके मुड़ने के लिए अभिकेंद्र बल साइकिल के पहिए के टायर तथा पृथ्वी की सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। मुड़ने के लिए अभिकेंद्र बल के अपर्याप्त होने पर वह मोड़ के अंदर की ओर झुक जाता है। हम लोग अब आगे अपकेंद्र बल देखेंगे। अपकेंद्र बल यह एक छद्म बल होता है। पेस्यूडो फोर्स अजड़त्वीय फ्रेम नॉन इनर्टियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों का लागू करने के इस बल को कल्पना की गई है तथा यह बल पर्यवेक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। इस बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। यानी उदाहरण के रूप में देखते हैं हम लोग, मथानी दूध से मक्खन अलग करने वाली मशीन तथा वॉशिंग मशीन का अपकेंद्र शोषक अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों हम लोगों ने बल के कुछ इम्पॉर्टेंट
पार्ट्स देखे हैं। अभी हम लोग अपने इस सेशन को फिजिक्स के सेशन को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।